हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम हनी ड्यू का पोएम 7 का एक्सप्लेनेशन का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो दिस पोएम इज व्हेन आई सेट आउट फॉर लायनेस। सो चलिए इसका थोड़ा बिफोर यू रीड पहले पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा इस पोएम के बारे में। As a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. थॉमस हार्डी जो एक ब्रिटिश पोएट है एंड नोवेलिस्ट हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा इस पोएम के एंड में पढ़ेंगे। बट उन्हें पहले नोवेलिस्ट के तौर पे ज़्यादा पॉपुलरली जाना जाता था। एज अ पोएट उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, बट इनफैक्ट बाद में उनकी पोएम्स को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला उनके पब्लिश होने के काफ़ी समय बाद। एंड नाउ उनको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश पोएट भी कहा जाता है। तो जब वो एक यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट थे, सो अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसका मतलब होता है एक ट्रेनी। सो जब भी कोई एक पर्सन किसी के अंदर ट्रेनिंग ले रहा हो, किसी एक्सपर्ट के अंदर, तो उसको आप अप्रेंटिस बोलते हो। एंड अप्रेंटिस शब्द का इस्तेमाल जब भी आप कोई स्किल सीख रहे होते हो उसके लिए किया जाता है। सो आर्किटेक्ट फॉर एग्जांपल, जब वो आर्किटेक्ट किसी से सीख रहे होंगे, सो ही इज़ अ ट्रेनी अंडर समवन। एंड वो जब एक यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट थे तब उन्होंने क्या किया, एक पैरिश को विजिट किया। सो पैरिश क्या होता है? सो पैरिश बेसिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक वर्ड है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है जहाँ पे उनका अपना एक चर्च हो। सो डिस्ट्रिक्ट विद अ चर्च। तो वहाँ पर वो गए सुपरवाइज करने के लिए। सुपरवाइज यानी देख रेख, दूसरों के ऊपर निगरानी करना, काइंड ऑफ। सो कीप वॉच ओवर, सबको बताना क्या गलत है क्या सही है, पूरे काम पे ध्यान देना जिसको बोला जाता है। तो सुपरवाइज करने गए। एंड किस चीज़ को सुपरवाइज कर रहे थे वो? एक चर्च के रिस्टोरेशन का। सो रिस्टोरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को उसकी ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर करना, वापस लेके आना। इन शॉर्ट इसका मतलब हो गया रिपेयर वर्क। सो कोई भी मॉन्यूमेंट एटसेट्रा का जब भी रिपेयर वर्क चलता है ताकि उनको उसकी पुरानी ओरिजिनल स्थिति में ले जाया जाए, तो उसको आप रिस्टोरेशन वर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ ऐसा कैसे हुआ कि वो ब्रिटिश पोएट है, नॉवेलिस्ट है, एंड वो अप्रेंटिस आर्किटेक्ट कैसे बन गए? जब वो 16 साल के थे तो उनकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था कि उनको पढ़ा सकें आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक आर्किटेक्ट के अंदर काइंड ऑफ उन्होंने ट्रेनिंग ली। तो उस समय ये जॉब कर रहे थे। सो इसीलिए वो, जब वो अराउंड 16-17 ईयर्स के थे, एज अ यंग आर्किटेक्ट जो हैं वो सुपरवाइज करने गए। एंड जब वो रिटर्न हुए, ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश, पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम: a new glow in his eyes, and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. That paper, it is recorded in one of his biographies, contained the draft of a poem. You are going to read that very poem, inspired by a visit to a place which the poet calls lioness. So थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है। जैसे लायनस, फीमेल लायन, वैसा आप काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन इसका। सो LYON इज स्पेल्ड एज प्रोनाउंस्ड एज लायन, एंड एस, सो लायनस। एंड मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ इसके प्रोनाउंसिएशन में बिकॉज अगर आप इसको गलत तरीके से लायोनीज बोलेंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल, सो गलत तरीके से प्रोनाउंस आप करेंगे तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम को आप समझ नहीं पाएंगे। सो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब वो रिटर्न हुए पैरिस से तो लोगों ने उनके बारे में दो चीज़ें नोटिस की उनमें। क्या? पहला तो एक न्यू ग्लो इन हिज आइज, उनके आंखों में एक नया ग्लो दिखा उनको। एंड एक क्रम्पल्ड पीस ऑफ, क्रम्पल्ड यानी मुड़ा हुआ, रिंकल्ड एंड फोल्डेड। मोड़ के आप खराब तरीके से पेपर रखते हैं तो उसको क्रम्पल्ड पेपर बोलते हैं, मुड़ा तोड़ा। उसकी कोट पॉकेट में एक मुड़ा हुआ पेपर उन्होंने स्टिकिंग आउट यानी बाहर निकल रहा था वो, बेसिकली ऐसा दिखा उन्हें। एंड वो पेपर के बारे में क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज उस पेपर में ये पोएम लिखी हुई थी। तो जब उनका जो ट्रिप था, उस ट्रिप में इट सीम्स कि उन्होंने ये पोएम लिखी थी। एंड वो पोएम उस समय ड्राफ्ट फेज में थी। सो ड्राफ्ट किसे कहते हैं? जो अनपब्लिश्ड वर्क होता है, जो अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। पब्लिश करना यानी जब आप किसी किसी बुक या किसी प्लेटफॉर्म में पब्लिश करते हैं, लोग पढ़ते हैं फिर फाइनली उसको। सो दैट मीन्स इट इज़ अनपब्लिश्ड, वो ड्राफ्ट फॉर्म में थी। एंड उनकी किसी एक बायोग्राफी में उनके बारे में किसी ने लिखा होगा। बायोग्राफी, जब आप किसी भी पर्सन के बारे में कुछ लिखते हैं उसको बायोग्राफी बोलते हैं, उनके लाइफ के बारे में।
तो उनकी किसी एक बायोग्राफी में ये बताया गया, रिकॉर्ड किया गया, मतलब वहाँ पे बताया गया कि उस पेपर में इस पोएम का ड्राफ्ट था। एंड आप इस पोएम को पढ़ने वाले हैं जो कि इस विजिट से इंस्पायर्ड है। एंड पोएट ने इस पर्टिकुलर प्लेस को लायनेस कहा है। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप समझें कि लायनेस क्या है। सो लायनेस एक इमेजिनरी प्लेस है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड ये इमेजिनरी प्लेस इन्होंने इन्वेंट नहीं की है, ये प्लेस आता है, किंग आर्थर की एक लेजेंड है। सो लेजेंड ऐसी स्टोरीज होती है जो हिस्टोरिकल इन नेचर होती है, बट उनका ट्रूथ या उनका एग्जिस्टेंस किसी ने वेरीफाई नहीं किया होता है। तो किंग आर्थर एक पॉपुलर फिगर है इंग्लिश रीजन में, एंड नोबडी नोज कि वो थे या नहीं थे, इसलिए लेजेंड बोला जाता है। बट किंग आर्थर के लेजेंड में ये प्लेस था लायनेस। एंड वो उस प्लेस को जहाँ पे उन्होंने विजिट किया, एक्चुअल प्लेस, उसको लायनस नाम से बोले। मतलब उन्होंने क्या बोल दिया कि इट्स एन इमेजिनरी प्लेस, एंड काइंड ऑफ ये उसको एक फेरी टेल वाली फीलिंग दे रहे हैं कि वो एक फेरी टेल काइंड ऑफ एक जगह से होके आ रहे हैं। एक्चुअल जगह बेसिकली कॉर्नवॉल थी। सो कॉर्नवॉल गए थे, वहाँ पे एक चर्च था उसकी रेस्टोरेशन के लिए, बट उस प्लेस का नाम ना यूज करके उन्होंने क्या बोला कि वो लायनस गए थे, जो कि एक फिक्शनल प्लेस है फेरी टेल इफेक्ट देने के लिए। क्यों किया ऐसा, चलिए पढ़ते हैं। When I set out for Lyoness, 100 miles away, the rime was on the spray, and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Lyoness, 100 miles away. So ये stanza 1 है, and इस stanza में basically वो अपनी journey start कर रहे हैं। So this is start of the trip, and trip कहाँ के लिए है, एक place है जिसका नाम है Lyoness। एंड अगर आप इसकी राइमिंग स्कीम को नोटिस करें, सो लायनस, away, and spray rhymes with away, so B again. Lonesomeness rhymes with lioness, so A again. Lioness, A again, and away, B again. So if you see कि सारे स्टैंजा में सेम राइमिंग स्कीम उन्होंने यूज की है, दैट इज A डबल B डबल A B। सो काफी रिदमिक है, काफी अच्छा राइम है। एंड इन फैक्ट हम नेक्स्ट स्टैंजा में जाएंगे तो हम नोटिस करेंगे कि इनफैक्ट दूसरे स्टैंजा का राइमिंग स्कीम will be something like A C C A A C, and then next stanza में हम जाएंगे, थर्ड स्टैंजा में उसका राइमिंग स्कीम रहेगा A D D A A D। so what does it mean? इसका मतलब ये है कि ये जो A है, दैट मीन्स नेस वाला जो साउंड है वो रिपीट करेंगे हर स्टैंजा में। सो अगर हम ओवरऑल राइमिंग स्कीम देखेंगे तो उन्होंने ओनली 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स का एंडिंग किया है। सो A B C and D, एंड A को रिपीट किया है, लायोनेस S साउंड उन्होंने रिपीट किया है हर स्टैंजा में। एंड ये जो 3 स्टैंजाज हैं, ये 3 फेजेस को डिनोट करते हैं। सो पहला फेज हो गया स्टार्ट ऑफ द ट्रिप जो हमने बोली। सेकेंड फेज है ड्यूरिंग द ट्रिप, जब वो वहाँ पे हैं, दैट इज द ड्यूरिंग द स्टे, और यू कैन से द स्टे, जब वहाँ पे थे वो। एंड द लास्ट वन इज रिटर्न, जब वहाँ से वापस आते हैं। सो ये 3 फेजेस में इस पोएम को लिखा गया है। सो हम फर्स्ट स्टैंजा में है, एंड चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। व्हेन आई सेट आउट फॉर लायनेस, जब मैं लायनेस के लिए निकला, सेट आउट यानी स्टार्ट फॉर। सो मैं जब लायनेस की तरफ निकलने के लिए बढ़ा, 100 miles अवे, सो मतलब काफी दूर है। 100 miles जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि काफी दूर एक जगह है लायनेस। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे। सो राइम का मतलब क्या होता है, राइम मतलब फ्रॉस्ट, जो बर्फ की, स्नो की एक लेयर जम जाती है ठंड में, उसको आप फ्रॉस्ट कहते हैं। सो राइम बेसिकली एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे, एंड स्प्रे का मतलब क्या है यहाँ पे, लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। हम ये वर्ड का इस्तेमाल अब इसलिए नहीं करते टू डिनोट लीव्स और ब्रांचेस, बट ये बहुत ओल्ड यूसेज है, सो यहाँ पे इस पोएम में यूज किया गया है। एंड ये राइमिंग स्कीम को फिट भी करता है। सो दैट इज वाई इस तरह के आप ऑड यूसेजेस देखेंगे किसी वर्ड्स के, बिकॉज वो पोएट जो है चाहते हैं कि एक राइमिंग स्कीम में ये वर्ड फिट हो जाए। सो नॉर्मली जब भी आप पोएम लिखने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक मेजर पोर्शन ऑफ द टाइम, अगर आप राइमिंग स्कीम पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपका मेजर पोर्शन ऑफ टाइम ये रहेगा कि हम ऐसे वर्ड्स को रिसर्च करें ताकि वो आपकी राइमिंग स्कीम को भी फिट हो जाए, प्लस जो आप मीनिंग बताना चाह रहे हैं वो भी आ जाए। तो इट्स नॉट अ इजी टास्क, इतना आसान नहीं होता है। तभी इस तरह के नए नए वर्ड्स आपको दिखने को मिलते हैं, स्पेशली पोएम में। एंड यही रीज़न है कि जब आप पोएम को स्टडी करते हो तो आपको थोड़ा सा एक लेवल उठाना पड़ता है अपना, एंड रेडी रहना पड़ता है कि यहाँ पे कुछ अजीब व गरीब होने वाला है। बट डरने की बात नहीं है, इसीलिए आपको पढ़ना होता है
ताकि आप समझे कि पोएम्स को कैसे आपको समझना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। सो वो क्या बता रहे हैं कि लायनेस के लिए वो निकल गए हैं, एंड कैसा समय है, मतलब विंटर का समय है। इस तरह का कुछ सिनेरियो है जिसमें पेड़ों के लीव्स पे, ब्रांचेस पे ऐसे फ्रॉस्ट जमी हुई है, बहुत ठंड का समय है। एंड स्टारलाइट लिट माई लोनसमनेस। सो स्टारलाइट का मतलब हो गया जो सितारों की रोशनी आ रही है उनको। सो मतलब नाइट टाइम का वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। एंड स्टारलाइट क्या कर रही है, लाइट अप कर रही है, लिट करना यानी जगमगा रही है, किसको, उनकी लोनसमनेस को, उनके अकेलापन को। सो लोनसमनेस इज नथिंग बट लोनलीनेस, मतलब अकेलापन। नो, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। क्यों इम्पोर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये अपनी फीलिंग बता रहे हैं पोएट यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये इंट्रो पार्ट है, मतलब पोएट आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, रीडर। एंड नॉर्मली जैसे आप देखते हो कि आर्ट को बहुत लोग ऐसे गौर से देखते ही रहते हैं म्यूजियम में, घंटों तक एक आदमी खड़ा है, एक पेंटिंग को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रहा है कि वो पेंटर क्या बताना चाह रहा है। सो पोएट भी वही करते हैं, आपको डायरेक्टली ना बोल के कुछ ना कुछ हिंट दे रहे हैं। तो क्या हिंट दे रहे हैं कि वो अकेले हैं, ही इज अलोन। एंड जब कोई अपने अकेलेपन के बारे में बताता है, मतलब उसकी चाह है कि उसको कोई मिले। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताना चाह रहे हैं कि वो अभी अकेले हैं, उनका कोई पार्टनर नहीं है, उनके साथ अभी कोई ना वाइफ है, ना उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, ना कोई लव लाइफ है उनकी, अभी वो अकेले हैं। एंड जो स्टारलाइट है, ऐसा लग रहा है कि उनके लोनसमनेस को लाइट अप कर रही है, मतलब उनके साथ कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, ताकि उनका लोनसमनेस दूर हो जाए। सो लाइट अप करना, जनरली आप इस तरीके के वर्ड्स थोड़े पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, एंड स्टारलाइट को भी आप नॉर्मली पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं। तो इवन दो लोनसमनेस इज यूज की नेगेटिव वे में, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव क्या बता रहे हैं वो, कि ऐसा लग रहा है उन्हें कि स्टारलाइट जो उनकी लोनसमनेस को पे ऊपर रोशनी डाल रही है, मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। व्हेन आई सेट आउट फॉर लायनेस, एंड लायनेस के लिए ये फॉर एग्जांपल मैंने किंग आर्थर की एक बुक में से एक मैप निकाला है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी फिक्शनल स्टोरी पढ़ी होगी, जैसे हैरी पॉटर है, तो उनका अपना एक मैप होता है, एंड वो अपना उनकी दुनिया होती है। तो इस तरह से किंग आर्थर में भी जो दुनिया थी, वहाँ पे इस तरह का लायनेस का रीजन था, किंगडम ऑफ लायनेस और व्हाटएवर, 100 माइल्स अवे। सो वो वापस स्ट्रेस डाल रहे हैं कि बहुत दूर जगह है, बहुत फार अवे प्लेस है। एंड इस तरह से जब भी आप चीज़ों को रिपीट करते हैं, इस पोएटिक डिवाइस को आप बोलते हैं एनाफोरा। एंड थोड़ा डिफिकल्ट टर्म है, बट इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स रेपिटेशन। एंड रेपिटेशन आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको किसी चीज़ पे स्पेशल जोर देना होता है। आप नॉर्मली जब भी हम बॉलीवुड के गाने सुनते हैं, तो बहुत लाइन्स बार बार रिपीट होती हैं, एंड वो काइंड ऑफ कैची भी हो जाती हैं, तो इसलिए रिपीट की जाती है, क्योंकि उसका इफेक्ट आता है, एक इम्पैक्ट आता है रीडर के ऊपर। सो यहाँ पे 100 माइल्स अवे के बोलने की कोशिश करें कि काफ़ी दूर है वो जगह। What would bechance at Lyoness, while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would bechance at Lyoness, while I should sojourn there? So, अब जैसे मैंने कहा था कि सेकेंड स्टैंजा में उनका जो ड्यूरेशन है, उनका जो स्टे वाला पार्ट है, वो डिस्क्राइब किया गया है। एंड इस पर्टिकुलर स्टैंजा में एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, एंड आपने नोटिस किया होगा, काफ़ी अजीब सा वर्ड है, सुजों। एंड इसका प्रोनाउंसिएशन सोजों भी हो सकता है, बट अगेन जब भी आप इस तरह के अजीबो गरीब प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड देखेंगे, जहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो साउंड आप प्रोनाउंस नहीं करते हैं, मोर ऑफन देन नॉट वो फ्रेंच वर्ड होगा। सो ये फ्रेंच वर्ड है जो कि इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है टेम्पररी स्टे। तो टेम्पररी स्टे, जब आप किसी जगह में जाते हैं, कुछ दिनों के लिए रुकते हैं, तो उसको आप सुजों बोल सकते हैं। थोड़ा फैंसी वर्ड हो गया आपके लिए। What would bechance at Lioness? So bechance का क्या मतलब है? Bechance अगेन एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, जिसका मतलब होता है फाइंड और या हैपन बाय चांस। कोई भी ऐसी चीज आपको मिल जाए या हो बाय चांस, बाय चांस किस्मत से कुछ हो जाए, जिसकी कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं होने की, बट किस्मत से हो जाए। सो अब पोएट थोड़ा सा टीज कर रहे हैं, हमें छेड़ रहे हैं, हमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसा क्या हो सकता है बाय चांस लायनेस में, वाइल आई शुड सुजोन देयर, जब मैं वहां पे एक टेम्पररी स्टे करूंगा। नो प्रॉफिट डज डिक्लेयर, कोई भी प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कोई भी रिलीजियस गुरु, कोई भी रिलीजियस फिगर, डज का मतलब है डेयर्ड, डेयर डिक्लेयर। सो डेयर डिक्लेयर का मतलब हो जाएगा कि कोई भी प्रॉफिट मुझे बताएगा नहीं, या डेयर नहीं करेगा बताने की, या ही वोंट टेल कि वहां पे क्या बाय चांस होने वाला है। नॉर डिड द वाइजेस्ट विजर्ड गेस। सो
विज़र्ड आपको पता होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर हैरी पॉटर अगेन देखी हो, तो जादूगर को विज़र्ड्स बोलते हैं, जो जादू कर सकते हैं। इवन वाइज़ेस्ट सबसे समझदार विज़र्ड जैसे हमारे डंबलडोर थे, वो भी गेस नहीं कर पाएँगे। सो ना ही कोई प्रॉफ़िट हमें बताएँगे, ना ही कोई वाइज़ेस्ट विज़र्ड जो हैं सबसे समझदार जादूगर भी गेस नहीं कर पाएँगे। व्हाट वुड बी चांस एट लायनेस? क्या वहाँ पे बाय चांस होने वाला है लायनेस में? व्हाइल आई शुड सुजोते हैं। सो यू सी कि इन्होंने कितना ज़्यादा एनाफोरा का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। 2-2 लाइन इन्होंने रिपीट की है। सो काइंड ऑफ हमें टीज़ भी कर रहे हैं वो, एंड वो बताना चाह रहे हैं कि एक काइंड ऑफ सीक्रेट सी चीज़ है। किसी को पता नहीं वहाँ पे क्या होगा बाय चांस। दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ हुआ है बाय चांस। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक अनएक्सपेक्टेबल चीज़ हुई है वहाँ पे। अनएक्सपेक्टेबल बोलिए, ऐसी चीज़ जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, या अनप्रेडिक्टेबल कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई भी गेस नहीं कर सकता वो ऐसी चीज़ क्या है। सो अगेन यहाँ पे एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है, जैसे ये लाइन्स का रिपीटेशन हुआ है। बट यहाँ पे अगेन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पोएट ने एक और पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया है, दैट इज एलिटरेशन। सो डस्ट डिक्लेयर, जिसमें डी साउंड रिपीट हो रहा है, सो दिस इज एलिटरेशन। एंड इन्होंने अगेन नेक्स्ट लाइन में एलिटरेशन का इस्तेमाल किया। आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा, वाइजेस्ट विज़र्ड। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा माइन्यूटली जाएंगे तो व्हाट वुड शुड सुजो, व्हाट वुड शुड सुजो। सो एलिटरेशन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया, बट दो प्रोमिनेंट वंस जो हैं वो ये हैं, दस डिक्लेयर वाइजेस्ट विज़र्ड व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लायनेस। सो अब ये अपने रिटर्न के बारे में बता रहे हैं। थर्ड स्टैंजा आ गई है, सो दिस इज अबाउट द रिटर्न। With magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I return from lioness, with magic in my eyes. So मैं जब लौटा lioness से, मेरे आँखों में क्या थी? मैजिक थी। So मेरे आँखों में जादू था, मैजिकल आइज हो गई मेरी, मतलब कुछ तो अलग बात थी मेरे आँखों में। All marked with mute surmise. All यानी यहाँ पे मतलब है पीपल, जो भी पीपल थे उनके होम टाउन में जहाँ पे वो वापस आए। ऑल द पीपल आर मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज। म्यूट यानी वो साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। सरमाइज का मतलब क्या है? सपोज दैट समथिंग इज ट्रू, सपोज करना कि कोई चीज सच है, सही है, विदाउट एनी एविडेंस। आप फॉर एग्जांपल बहुत ऐसी चीज़ें मान लेते हैं, न्यूज़ में आप कुछ देखते हैं, किसी के साथ कुछ हुआ, आप कुछ मान लेते हैं, अरे ये इसी ने किया होगा, ये गलत काम इसी ने किया होगा। बट अभी तक एविडेंस मिला नहीं, बट आपने अज्यूम कर लिया कि सपोज कर लिया कि कोई चीज़ सही है विदाउट एनी एविडेंस, उसको सरमाइज कहते हैं। सो बाकी लोगों के एक्सप्रेशन कैसे थे या उनका कैसा रिएक्शन था कि उन्होंने कुछ सपोज कर लिया कि कुछ हुआ है विदाउट एनी एविडेंस। सो यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ हिंट है कि लोगों को कुछ तो लगा है। उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने नोटिस किया कि पोएट की आंखों में कुछ मैजिक दिख रहा है, कुछ तो एक चमक है, एक अलग सी बात है। एंड उनका जो रेडियंस है, रेडियंस का मतलब होता है ग्लो। माय रेडियंस है, एंड वो उनके अंदर एक अलग चमक दिख रही है, उनके ऊपर पूरी एक चमक, जैसे होता है तुम्हारे चेहरे पे चमक आ गई है, एक अलग सी बात है, जोश दिख रहा है। सो उनके चेहरे पे बहुत ही रेयर ग्लो, जो नॉर्मली होता नहीं है। रेयर मतलब जो आपको कॉमनली ना मिले, अनकॉमन। तो ऐसा रेयर ग्लो दिख रहा है, एंड दैट ग्लो इज फैथमलेस। फैथमलेस का मतलब क्या है? वेरी डीप, बहुत डीप ग्लो है, बहुत ही गहरी चमक है। When I returned from lioness with magic in my eyes, जब मैं वापस आया, अगेन वो रिपीटेशन यूज कर रहे हैं, जब मैं वापस आया लायनेस से। सो इनफैक्ट वो पहले बोल रहे थे कि वो बहुत लोनली है, सैड सी फीलिंग दे रहे थे। एंड देन वो बोलते हैं कि अब जो है एक रेडियंस आ गया है उनके ऊपर। सो इनफैक्ट इसका मतलब है कि वो शायद लोनली नहीं रहे, वहाँ पे कोई उनको मिली जिनसे वो प्यार में पड़े। सो नॉर्मली जब भी आप देखोगे कि जब भी कोई प्यार में पड़ते हैं तो आप कहते हैं कि अलग सा ग्लो आ गया है, एंड कुछ अलग सी खुशी आ गई है उनके ऊपर। एक्चुअली अगर बैकग्राउंड स्टोरी आप देखेंगे तो थॉमस हार्डी के साथ एक्चुअल में ये हुआ था कि जब वो कॉर्नवॉल गए थे, एंड वहाँ के चर्च के रिस्टोरेशन को सुपरवाइज करने के लिए, तो जो वहाँ की प्रीस्ट थे, उनकी प्रीस्ट की जो सिस्टर थी, उनको पसंद आ गई। उनका नाम था एमा। उनको पसंद आ गई, एंड एमा को भी ये पसंद आ गया, एंड इनफैक्ट कुछ सालों बाद वो शादी भी करते हैं, एंड एमा उनकी फर्स्ट वाइफ बनती है। सो बेसिकली एक काइंड ऑफ लव पोएम है। एकदम सामने से आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा कि एक रोमांटिक पोएम है, बट ये एक रोमांटिक पोएम है। एंड ये
इनडायरेक्टली बताना चाह रहे कि वो प्यार में पड़ गए हैं एंड अब उनकी दुनिया जो है लोनली नहीं रही, अब उनको कोई मिल गई एंड इस वजह से उनके अंदर एक ग्लो आ गया है उस प्यार की वजह से। एंड अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि ये हो गया एनाफोरा दैट इज रेपिटेशन एंड यहाँ पे रेडियंस रेयर एक एलिट्रेशन वाला यहाँ पे यूसेज है। एंड इस पोएम को लिखा है थॉमस हार्डी ने, जैसा हमने डिस्कस किया था एंड ये उनकी पोर्ट्रेट है, ये उनकी पिक्चर है थॉमस हार्डी की। सो इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाए कि इस पोएम का मीनिंग क्या है, क्या पोएट बताना चाह रहे हैं, अगर हमें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता है कि कि वो एक्चुअली में एमा से मिले थे एंड उनको ऐसा प्यार हुआ, ये हमें कुछ पता नहीं, हमने रिसर्च नहीं की है, बट अगर फेस वैल्यू पे लें इस पर्टिकुलर पोएम को, एक थीम निकल के आता है। क्या थीम है इस पोएम का कि जब भी आप नई जगह जाते हैं, व्हेनेवर यू गो समवेयर, किसी ट्रिप पे जाते हैं, ट्रिप जो ट्रिप्स हैं या आप बोलेंगे जो ट्रैवल्स हैं, जो ट्रैवलिंग एक एक्टिविटी है, इट हैज़ अ हीलिंग नेचर। मतलब जब भी आप स्ट्रेस में हैं, बहुत सैड महसूस कर रहे हैं, तो जब भी आप वेकेशन पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो एक हीलिंग नेचर होता है ऐसी ट्रिप्स का एंड आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो इसीलिए ऐसे एनकरेज भी किया जाता है, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं, उनको छुट्टी लेने के लिए एनकरेज किया जाता है ताकि वो थोड़ा-सा रिचार्ज हो सके, रिचार्ज वर्ड यूज़ किया जाता है। एंड कोई बता नहीं सकता एक्चुअल रीज़न क्या है, मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं कि वो उस जगह पे गए, उनको कुछ अच्छा लगा एंड जब वापस आए तो वो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, ग्लो आ जाता है उनके अंदर। सो यू कैन इवन से कि इस पोएम के ज़रिए वो बताना चाहते हैं कि कैसे घूमने-फिरने का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है एंड कैसे आपको पता नहीं लगेगा, कोई गेस भी नहीं कर पाएगा कि क्या होगा वहाँ पे, क्या हो सकता है। नोबडी कैन से, बट एक चीज़ क्लियर है कि इन ट्रिप से आपको थोड़ा एक अच्छा फ़ील होगा। दैट्स व्हाट कैन बी वन ऑफ द थीम्स ऑफ दिस पोएम। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि हम थोड़ा-सा पोएट के बारे में पढ़ेंगे। सो थॉमस हार्डी वाज़ बोर्न इन 1840। So Thomas Hardy was born in 1840 and till he passed away in 1928. So you can say कि 19th and 20th सेंचुरी के वो पोएट रह चुके हैं एंड इनफैक्ट उनको एक प्रोमिनेंट 20th सेंचुरी का पोएट माना जाता है बिकॉज उनकी बहुत सारी पोएम्स जो हैं 1900s के बाद पब्लिश हुई एंड काफ़ी सारी, इनफैक्ट उन्होंने 900 पोएम लिखी हैं जो उनको क्रेडिट की जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पोएम्स लिखी हैं एंड इस पोएम को उन्होंने एक्चुअली 1869 में लिखा था। अगर आप नोटिस करेंगे 40 एंड 69 दैट मीन्स वो 29 ईयर्स ओल्ड थे एंड ये पब्लिश हुई 1914 में। काफ़ी समय बाद, इनफैक्ट उन्होंने लिख ली 1869 में एंड काफ़ी समय बाद ये पर्टिकुलर पोएम जो है पब्लिश हुई। यू कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा गैप था कब उन्होंने लिखा, कब पब्लिश हुई, इसलिए इतना ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं हुए थे एज अ पोएट इनिशियली। इनफैक्ट उनकी काफ़ी पोएम्स लोग अभी पढ़ के मानते हैं कि अच्छा ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट पोएट्स। उनका जो वर्क था बहुत ज़्यादा रॉबर्ट ब्राउनिंग और चार्ल्स डार्विन से इन्फ्लुएंस था एंड उन्होंने राइटिंग एट द एज ऑफ 17 स्टार्ट की। जैसा माना जाता है कि जब ये ट्रिप पे गए थे तो उन्होंने ये पोएम लिखी थी, बट एक्चुअल में ये पोएम उन्होंने ड्राफ्ट किया था 1869 में। वन ऑफ द फेमस नॉवेल्स जो उनकी है, इनको मोस्टली नॉवेलिस्ट की तरह देखा जाता था पहले। उनकी वन ऑफ द फेमस नॉवेल्स है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।